सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। देखिए, मैं पिछले मैं कहूँ तो 100 दिन हो चुके हैं। लास्ट 100 डेज से मैंने बिना एक भी दिन रुके मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। पिछले 100 दिनों से हर दिन, ईच एंड एवरी डे। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाएगा। एंड ये मेरा रेजोल्यूशन था फॉर 2023। सो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जो भी मेहनत मैं कर सकता हूँ वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्स दिखाएं। मैं यहाँ पे पिछले 100 दिनों से बिना कुछ सोचे समझे मैं वीडियो डाले ही जा रहा हूँ। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम जहाँ पे आ जा रही है वो ये है कि मुझे आपका फीडबैक नहीं मिल पा रहा है कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वीडियो कैसी हो रही है, ख़राब हो रही है कि अच्छी हो रही है, ये मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बस आप सभी से यही चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सिर्फ देखने के सिवाय आप और भी एक काम कीजिए कि वीडियो के नीचे में एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी कि पहली बात तो मेरा जो मोटिवेशन डाउन है अभी वो बहुत ऊपर हो जाएगा, और दूसरा ये है कि जब आप नीचे में कमेंट कर देंगे तो उससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो बना करके दे रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो भी रहा है कि नहीं। क्या मेरे वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जा रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे जानना है। तो एज अ रिव्यू आप नीचे में प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जो पिछले 100 दिनों से लगातार मेहनत किए जा रहा हूँ तो क्या इसका कोई इफ़ेक्ट हो भी रहा है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे में एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि सर आज का वीडियो कैसा है या फिर जो पहले के वीडियोज़ हैं वो कैसे हैं। क्योंकि मेरा मोटिवेशन अभी बहुत डाउन है एंड ऊपर से मुझे ये भी नहीं मालूम चल पा रहा है कि सामने से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। सो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू पोस्ट अ कमेंट ओवर हियर, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो लेक्चर है वो क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो यही था एक बात जो कि मुझे आपसे कहना था। ये बात जो है मैंने कल के वीडियो में भी कही थी, लेकिन कल के वीडियो में मैंने ये एकदम लास्ट में कहा था, जिसकी वजह से शायद ये जो बात है ये आप तक नहीं पहुंच पाई होगी। तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो में पहले में ही ये बात को कह दिया है कि प्लीज़ आप अपने तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम जो मीठी बातें होती हैं वो आपको करनी है, लेकिन आप बस अपना एक रिस्पॉन्स दीजिए कि सर आपका वीडियोस हमें ऐसा लग रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ठीक हो, वहाँ पे कुछ ठीक हो। ओके, सो ये बातें हैं जो कि मुझे आपसे कहनी थी। तो अब ये बात हो चुकी है, तो अब चलिए हम अपना आज का जो लेक्चर है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने अपने सिलेबस का बहुत अच्छा सा पोर्शन है जो कि हमने कर लिया है। वी हैव कवर्ड अ वेरी ह्यूज पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस, जो कि मैं अगर कहूँ तो हमारा ये ई पॉइंट यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद हमें ये जो FGHNI है हमें इसको करना होगा। सो अभी अच्छा खासा पोर्शन हमारा यहाँ पे हो चुका है, जिसमें बेसिकली हमने दो चीज़ों के बारे में ही जाना हुआ है। एक है जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेसिक्स, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने जानी है। और दूसरा जो चीज़ जो कि प्रैक्टिकल है वो ये है कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बेसिकली बनाया कैसे जाता है। तो इसमें हम जान चुके हैं कि मेनली 4 स्टेज होते हैं। एक होता है प्रमोशन स्टेज, एक होता है
रजिस्ट्रेशन स्टेज या फिर जिसे हम लोग इनकॉर्पोरेशन स्टेज भी कहते हैं, एंड तीसरा होता है सर्टिफिकेशन स्टेज, एंड चौथा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो इसमें से हमने अपना प्रमोशन स्टेज और इनकॉर्पोरेशन स्टेज कर लिया है। मतलब हमारा कंपनी जो है वो अब आरओसी के पास उसने सब कुछ भेज दिया है। इट हैज़ सेंट ईच एंड एवरीथिंग जो कि उसे आरओसी को भेजना चाहिए था, एंड वो आरओसी के पास अब जा चुका है। अब आरओसी के तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब ये कि आरओसी ने अब अपनी सहमति दे दी है। बेसिकली मैं अगर कहूँ तो आरओसी ने परमिशन दे दिया है कि अब अगर मैं चाहूँ तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहीं से जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब अब हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है बेसिकली इस पार्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, वो ये लेके है कि यहाँ पे बोला गया है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो कि समझ में आता है, एंड यहाँ पे बोला गया है स्टेप्स। अब ये स्टेप्स किस चीज़ का है ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टेप्स आखिरकार है क्या चीज़, किस चीज़ का स्टेप्स। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का स्टेप, तो अगर मैं बात करूँ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के स्टेप के, तो मैंने पूरा इंटरनेट छान मार लिया, मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिला कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का क्या स्टेप्स होता है। तो बेसिकली मैं अगर कहूँ तो ये जो यहाँ पे ये जो पोर्शन है जिसे स्टेप्स नाम दिया गया है ये मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि ये मुझे ही क्लियर नहीं है कि ये किस बारे में है। लेकिन ये जो हमारा पोर्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ। एंड कमेंसमेंट स्टेज में इससे ज़्यादा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर मैं स्टेप्स के बारे में बात करूँ तो वो जो स्टेप्स हैं वो पहले ही हो चुके हैं। हमने आरओसी को सब कुछ दे दिया है, तो वही सब स्टेप्स में आता है। अब यहाँ पे क्यों अलग से स्टेप्स दिया गया है ये मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन बेसिकली इसकी ज़रूरत भी है नहीं। हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आता है वो हम जानते हैं कि अगर हमारा कंपनी ये चाहता है कि वो बिजनेस करना चाहे तो वो आरओसी के पास वो एक ये देता है, एक एप्लीकेशन देता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एंड ये आरओसी जो है ये इसे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। एंड ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, ये बात का सर्टिफिकेट है ये। मतलब दिस इज बेसिकली द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का जन्म हो चुका है, ये उसी चीज़ का सर्टिफिकेट है। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि जब ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो ही मतलब उसी टाइम से अगर कंपनी चाहे तो अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकती है। तो देखिए ये उतना इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है कि कमेंसमेंट ऑफ कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आ जाने के बाद हम अपना मेन काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो और क्या होता है, तो और ये होता है कि ये जो सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे मिला है ये बस इस बात को बता रहा है कि हमारा कंपनी जो है वो रजिस्टर हो चुका है। आवर कंपनी इज़ नाउ लीगली एग्जिस्टिंग, ये इस बात का प्रूफ है। लेकिन अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो हम इसमें से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक अलग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड उससे ही हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर इसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट इस नाम से भी जाना जाता है। तो जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, आरओसी के पास एक अलग से एप्लीकेशन देना होता है, एंड उसके बाद फिर से वो हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो हमें वो दे देता है, एंड इसके बाद हम अपना जो मेन बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। सो
commencement of business certificate is the official declaration that the director of the company needs to file with the registrar of companies. This declaration is filed before starting the business and exercising borrowing powers by the company. मतलब ये है कि अगर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे मैं अगर आइसक्रीम का बिजनेस कर रहा हूँ, तो आइसक्रीम को बना करके बेचना, इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना होगा. आई विल हैव टू स्टार्ट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये मुझे चाहिए. तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये एक डिक्लेरेशन है, मतलब ये बेसिकली ये दैट इज ये एक सर्टिफिकेट है कि अब आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं. ठीक है. सो वंस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रेज्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेंड द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट. अब आपका जब कंपनी ये हो चुका है, जब इनकॉर्पोरेट हो चुका है, तो उसके बाद आपको एक अलग से एप्लीकेशन देना होता है एंड उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिलता है. दिस स्टेप इज नेसेसरी फॉर पब्लिक कंपनीज ओनली, एज फॉर प्राइवेट कंपनीज द सेम इज अचीव्ड राइट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. द एप्लीकेशन मस्ट कंटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: अ डिक्लेरेशन दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन मेट, अ डिक्लेरेशन विद द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अ डिक्लेरेशन ऑफ द मनी पेबल टू द एप्लीकेंट्स, अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. तो ये बात क्या है कि देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो सिर्फ आपके बिजनेस को ये करता है, मतलब वो सिर्फ आपके बिजनेस को लीगली एग्जिस्ट करवा देता है. लेकिन उस बिजनेस में लेकिन उस कंपनी में ताकि बिजनेस जो है वो शुरू हो सके तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी होती है एंड उन चीज़ों के करने के बाद आपको जो मेन बिजनेस डॉक्यूमेंट है वो दे दिया जाता है. जैसे मैं अगर बात करूं तो बच्चा तो जन्म ले चुका है, लेकिन क्या बच्चा के जन्म लेते ही हम क्या उससे काम करवा सकते हैं, या फिर क्या हम बच्चे को बोल सकते हैं जो अभी सिर्फ पैदा ही हुआ है कि तुम जाकर ऑफिस में काम करो? ये ऐसा नहीं होता. इट इज़ नॉट लाइक दैट. उस बच्चे को प्रॉपर सब कुछ उसका लालन पालन होता है, फिर वो बड़ा होता है, तब जाके वो ऑफिस में काम कर सकता है. इसी तरीके से सिर्फ इनकॉर्पोरेशन हो जाने से एक कंपनी जो है वो पूरी रेडी नहीं हो जाता है. इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका होना ज़रूरी है, एंड जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद ही एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है. तो ये चीज़ें होती क्या है, एक बार आपका अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया है तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आपको ये बोलना होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा हो चुका है. इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी में, मतलब देखिए, अगर कंपनी में फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर्स होते हैं, ठीक है, तो 1000 शेयर्स में से आपको 900 शेयर्स कम से कम बेचने होते हैं. यू विल हैव टू इशू मैक्सिमम, मतलब आपको मिनिमम 900 शेयर्स, यानी कि मैं अगर बात करूं तो 90% जो आपका टोटल शेयर्स होता है वो शेयर्स आपको लोगों को देने होते हैं, एंड इसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ठीक है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब एक कंपनी का टोटल शेयर्स में से 90% शेयर्स जब सब्सक्राइब हो जाता है तो उसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं. मतलब ये है कि 90% शेयर जो है वो मार्केट में लोगों ने खरीदा हुआ है. ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए. तो ये चीज़ जब तक नहीं होता है तब तक आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू नहीं कर सकते हैं. तो ये चीज़ आपका हो जाना चाहिए. फिर अ डिक्लेरेशन विद डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. अब देखिए, आपका जो बिजनेस है उसे आप तो चलाएंगे नहीं, ठीक है, तो उसे चलाने के लिए आपको डायरेक्टर्स की ज़रूरत होगी. तो ये डायरेक्टर्स कंपनी में हैं कि नहीं, इस बात का भी आपको प्रूफ देना होता है, तो ही आप अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं. ठीक है. फिर अ डिक्लेरेशन ऑफ द मनी पेबल टू एप्लीकेंट्स. इसका मतलब ये है कि आपके कंपनी में अगर मान के चलिए 1000 शेयर्स थे, ठीक है, एंड 1000 शेयर्स में से आपने जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर्स थे एंड उसमें अगर 2000 लोगों ने एप्लीकेशन
दे दिया, तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ 1000 लोगों को ही शेयर्स दे पाएंगे, एंड बाकी के जो 1000 लोग होंगे उनको आपको शेयर्स वापस करना होगा। होता तो यही है कि अगर 1000 शेयर्स हैं एंड उसमें 200 एंड उसमें 2000 लोगों ने एप्लीकेशन दे करके रखा हुआ है, तो आप तो सिर्फ 1000 लोगों को दे पाएंगे। 1000 बाकी के 1000 लोगों को तो आपको ये दे देना होगा, वापस करना होगा। तो ये भी पैसा आपने वापस किया है कि नहीं, ये पैसा का भी आपको प्रूफ देना होता है, ठीक है। एंड एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, मतलब आपको अलग से भी और एक डॉक्यूमेंटेशन करना होता है कि भाई मैंने जो भी काम है, मतलब मेरा 90% सब्सक्रिप्शन हो चुका है, मेरे पास डायरेक्टर्स आ चुके हैं, मैंने जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को पैसा था वो पैसा मैंने उनको दे दिया है, एंड इन सभी को ये सभी काम जो हैं ये हो चुके हैं, इसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली जो आरओसी होता है उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने होते हैं। एंड आरओसी जब ये देख लेता है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे हो चुका है, फिर डायरेक्टर जो हैं वो आ चुके हैं, जो अनवांटेड एप्लीकेंट्स थे उनका पैसा वापस हो चुका है, मतलब बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे फुलफिल हो चुके हैं, तो उसके बाद आरओसी जो है वो आपके कंपनी को एक सर्टिफिकेट देगा कि यस, बिजनेस करने के लिए आपका जो कंपनी है वो टोटली फिट है एंड आप इस कंपनी को एकदम से चला सकते हैं, ठीक है। फिर देर आर ऑल्सो पब्लिक कंपनीज दैट रेज फंड्स प्राइवेटली, दे ओनली हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ द मनी पेबल टू एप्लीकेंट्स एंड अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। वंस द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दे विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है कि आपके कंपनी का सिर्फ इनकॉर्पोरेशन हो जाने से नहीं होगा, आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद भी आपके कंपनी में आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि फुलफिल करनी होती हैं, एंड जब तक वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना हो जाए तब तक आप अपना मेन बिजनेस जो है वो शुरू नहीं कर सकते हैं। जब वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी तो आपका मेन बिजनेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये मेन बिजनेस ताकि शुरू हो जाए, इसके लिए जो आपका आरओसी है वो आपको एक मिनिमम ये देता है, इट गिव्स यू अ मिनिमम रिकॉर्ड, मतलब मिनिमम आपको ये दे देता है कि भाई अगर आपको अपने बिजनेस शुरू करना है तो ये लीजिए इसका सर्टिफिकेट, एंड अब आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो वही सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ओके। तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें जो डाउट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। सबसे बड़ा डाउट आता है वो ये है कि ये जो कुछ भी होता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद ये सब कुछ करना, ये सिर्फ एक पब्लिक कंपनी को ही करना होता है, मतलब एक ऐसा कंपनी जो कि लोगों से शेयर्स लाने वाला है, सिर्फ उसी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो ये काम करे। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो सिर्फ एक पब्लिक कंपनी को ही चाहिए होता है, एक प्राइवेट कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही एक प्राइवेट कंपनी के केस में जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाता है तो आप उसी मोमेंट से अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ पे पब्लिक कंपनी के केस में, तो पब्लिक कंपनी के केस में आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। अब आता है क्यों, वाई इज इट सो। तो देखिए, एक प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, उस प्राइवेट कंपनी के केस में उतना कुछ काम उसे करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पहली बात लोगों से वो पैसा लेने वाला है नहीं, वो लोगों को शेयर्स देगा नहीं। तो उसके केस में ये जो बात होता है कि अ डिक्लेरेशन दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन मेट, मतलब ये जो 90% सब्सक्रिप्शन का जो ये होता है ये उसके केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो लोगों से पैसा लेगा ही नहीं, वो तो कुछ गिने चुने लोग उनसे पैसा ले करके वो बस बिजनेस करना चाहता है। तो ये चीज़ तो उसके केस में होता ही नहीं है। तो उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो ले।
फिर अ डिक्लेरेशन विद डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, 1 या 2 डायरेक्टर्स होता है वहाँ पे। तो आपको उस केस में भी डायरेक्टर्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, इसीलिए डायरेक्टर का भी डिक्लेरेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ द मनी पेबल टू द एप्लीकेंट्स। अब भाई मैंने जब पब्लिक से पैसा ही नहीं लेकर के रखा हुआ है तो मैं पब्लिक को पैसा वापस ही क्यों करूँगा, तो इसीलिए ये काम भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो जब ये तीनों काम ही ज़रूरी नहीं है तो फिर उसे एक अलग से स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम देखें तो इन चारों में से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि प्राइवेट कंपनी को करना होता है। प्राइवेट कंपनी किसी से पैसा लाने वाली ही नहीं है, तो फिर वो क्यों 90% जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट बनाए। वो जब डायरेक्टर्स ही उसका 1 होगा या फिर 2 डायरेक्टर्स होगा तो उस केस में उसे क्या ज़रूरत है। फिर अगर बात करें जब उसने पैसे ही मार्केट से जब उन्हें पैसे ही नहीं लिए हैं तो फिर वो लोगों को पैसे वापस ही क्यों करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसे करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ही है। एंड पब्लिक कंपनी के केस में भी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेटली, मतलब है तो वो लोग पब्लिक कंपनी ही, लेकिन वो लोग जो पैसा वो लोग रेज करना चाहता है वो पैसा वो लोग प्राइवेट मीन्स के थ्रू, मतलब जनता से वो अभी पैसा रेज नहीं करना चाहता है, वो अभी प्राइवेट तरीक़ों से ही पैसा रेज कर रहा है। तो उस केस में उसे ये जो सब्सक्रिप्शन का जो ये होता है वो उसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का टोटल फंडा कि ये होता क्या है कि बेसिकली अगर आपको अपना मेन काम स्टार्ट करना है, यानी कि अगर आपको अपना मेन बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आप ऐसे ही नहीं अपना मेन बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं, तो उसी के लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट लेना होता है एंड उसी को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बन चुका है। आवर जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ नाउ टोटली रेडी। उसका प्रमोशन हो गया, उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसका सर्टिफिकेशन हो गया एंड जो उसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो भी शुरू हो गया है। अब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो अब अपना अलग काम करने वाली है एंड वो क्या है कि वो पब्लिक से पैसा जो है वो अब उठाने का काम वो करने वाली है। इट इज़ नाउ गोइंग, वो अब अपने जो पब्लिक होते हैं वो उन लोगों से पैसा उधार लेने वाली है, उधार नहीं मतलब उनको शेयर्स देने वाली है एंड उनसे वो पैसा लेने वाली है। तो अब हम उस चीज़ के ऊपर में आ जाते हैं। तो आपको याद होगा कि जब आप अपने स्कूल में पहली बार आपने एडमिशन करवाया था तो उस टाइम पे आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, जैसे हम लोग फॉर्म भी कहते हैं। फॉर्म तो खैर इसके अंदर में होता है, लेकिन एक प्रोस्पेक्टस भी होता है जो कि आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ये बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर में स्कूल्स के सारे डिटेल्स होते हैं कि स्कूल क्या है, स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, फिर स्कूल का यहाँ पे जो मतलब मालिक कौन है, स्कूल का कितना क्लास तक स्कूल है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें अवेलेबल हैं। तो ये स्कूल का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को जानना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको एक प्रोस्पेक्टस में दे दी जाती है। ठीक इसी तरीके से जब एक पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा लेने जा रही है तो उसे भी लोगों को कंपनी के बारे में एक प्रोस्पेक्टस देना होता है एंड उसी को हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टस, मतलब उसका नाम ही प्रोस्पेक्टस होता है। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली है क्या कि जब मैं पब्लिक से शेयर्स उठाने वाला हूँ, मतलब मैं पब्लिक को शेयर्स दे के उनसे पैसा जो है वो मैं लेने वाला हूँ, तो उस केस में मुझे बिल्कुल भी तो उस केस में मैं उनसे ऐसे ही पैसे नहीं ले सकता हूँ, मुझे उन्हें एक प्रोस्पेक्टस देना होता है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि उन्हें बना करके देना होता है एंड उसको देख के वो लोग मेरे कंपनी में जो ये है इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है।
So prospectus is an advertisement or invitation from a company to the general public to subscribe or purchase shares or debentures issued by the company. The prospectus is a legal document for market participants and investors to pursue, detailing the features, prospects, and promise of a financial product. In case of a private company, it is not necessary to file a prospectus as it is prohibited from raising funds from the public. Only a public company that needs to raise funds from the general public by issuing shares or debentures is required to file a प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या है कि जब भी मैं लोगों से पैसा लेना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, मैं शेयर्स दे के पैसा लेना चाहता हूं, तो उस केस में मुझे उन्हें एक प्रोस्पेक्टस देना होगा। बेसिकली एक मैगजीन ही एक मैगजीन टाइप का वो होता है जहाँ पे कंपनी के बारे में सब कुछ दिया हुआ रहता है कि कंपनी किसकी है, कंपनी जो है उसका मालिक कौन है, कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन है। तो ये आपको देना होता है शेयर होल्डर को ताकि वो लोग इसके हिसाब से जो अपना डिसीजन है वो ले सके। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि एक प्रोस्पेक्टस में कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो मैं अगर बताऊं तो बेसिकली इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, वट एवर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जनरल पब्लिक, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जाने, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहला जो आता है वो है डिटेल्स ऑफ द कंपनी सच एज नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बोल देना होता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का जो आरओ है मतलब जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कंपनी किस लिए बनाई गई है, ये आपको सबसे पहले देना होता है। फिर डिटेल्स ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम एंड देयर शेयर होल्डिंग पर्टिकुलर। मतलब हमने कल जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जब कंपनी स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करते वक्त कुछ लोग उसे साइन करते हैं, मतलब वो बेसिकली इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हम लोग यहाँ पे साइन करके इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो करने वाले हैं। तो ये चीज़ कि किन किन लोगों ने उसे साइन किया था, मतलब कौन कौन लोग हैं जो कि कंपनी के फाउंडेशन से, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी दे आर विद द कंपनी, उन लोगों के बारे में हमें उस मेमोरेंडम में लिखना होता है। फिर डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स, जो मेन आदमी है जो कि सारे काम कर रहे हैं उसके भी डिटेल्स हमें जो पब्लिक है उसे बताना होता है। फिर डिटेल्स ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एंड द क्लास ऑफ इशू एज वेल एज वोटिंग राइट्स, मतलब मैं कौन से शेयर्स यहाँ पे देने की बात कर रहा हूँ, शेयर्स का दाम कितना है, शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, मतलब शेयर्स के बारे में डिटेल। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 90% जो है वो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% से कम होता है तो वो आपका ये सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आपको अपने पब्लिक को ये तक बताना होता है कि हम आपसे इतने अमाउंट तक का मिनिमम पैसा जो है वो चाहते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम हमें इतना पैसा तो दे ही दे। ठीक है, फिर द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्दर कॉल्स, मतलब आपने एक चीज़, मतलब मेरे को ठीक से मालूम है कि, मतलब मेरे को ठीक से ये नहीं पता कि ये आपने जाना है कि नहीं, लेकिन एक शेयर जो होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर 100 रुपये का शेयर है तो 100 रुपये का शेयर कंपनी एक ही बार में आपसे 100 रुपये नहीं मांगती है, वो सबसे पहले आपसे 20 रुपया मांगती है, फिर फॉर एग्जांपल 40 रुपये मांगती है, फिर और 20 रुपये मांगती है, और फिर और 20 रुपये मांगती है, मतलब तोड़ तोड़ करके जो पैसा है वो आपसे लिया जाता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं, मतलब तो इसमें से जो सबसे पहला पैसा होता है वो होता है एप्लीकेशन का पैसा, फिर जो दूसरा पैसा होता है वो होता है अलॉटमेंट का पैसा, एंड जो तीसरा पैसा होता है वो होता है कॉल 1, एंड जो चौथा पैसा होता है वो होता है कॉल 2। मतलब ये कि जब आप कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपये देने होंगे, फिर जब शेयर्स आपको दे दिए जा रहे हैं तो उसमें आपको 40 रुपये देने होंगे, एंड फिर एंड बाद में चल के आपसे या तो 20 रुपये या तो बाकी के जो भी पैसे होंगे वो आपसे ले लिए जाएंगे। तो ये होता है पार्टीशन में शेयर का
पैसा ले लेना। तो ये चीज़ की अगर मैं बारे में बात करूं तो ये चीज़ जो है वो अब उतना ज़्यादा होता नहीं है। अब आजकल के शेयर्स में बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपसे तोड़ तोड़ करके पैसा लेती हैं आपकी, मतलब अगर मैं अभी के बारे में बात करूं तो सारा का सारा पैसा जो है वो एक ही बार में ले लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप तोड़ तोड़ करके पैसा लाना चाहते हैं, यानी कि एप्लीकेशन में एक बार, फिर अलॉटमेंट में एक बार, फिर कॉल्स में एक बार, तो ये चीज़ जो है ये आपको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर अंडर राइटर्स ऑफ द इशू, अभी अंडर राइटर क्या होता है तो देखिए, हम जानते हैं कि भाई कंपनी को जो है मिनिमम 90% उसका जो जितना भी शेयर्स है वो लोगों ने खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर 90% नहीं हुआ तो क्या होगा, तो देखिए अगर 90% नहीं होता है तो ये जो टोटल शेयर्स हैं ये सारे कैंसिल्ड हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपका 90% शेयर्स लोगों ने नहीं खरीदा तो आपके एक भी शेयर लोगों ने नहीं खरीदे, मतलब आपको सारा पैसा जो है वो सारा पैसा जो होता है वो वापस कर देना होता है। ऑल द मनी इज रिक्वायर्ड टू बी फर्दर गिवन अप, मतलब आपको बाकी का जितना भी पैसा होता है वो सारा पैसा आपको लोगों को दे देना होता है। ईच एंड एवरी मनी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। अब अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में आपने जो इतना मेहनत से ये जो अलॉटमेंट लाया था, विल दिस बी फ्रूटफुल फॉर यू? तो इसका आंसर है नो, आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होने वाला है। तो ताकि ऐसा ना हो, सो दैट थिंग्स लाइक दिस डू नॉट हैपन, तो इसके लिए एक अंडर राइटर होता है जो कि ये कहता है कि इन केस अगर आपका 90% एप्लीकेशन जो है वो नहीं हो पाता है तो उस केस में हम लोग, मतलब अगर आपका 90% नहीं हो पाता है, ये मान के चलिए सिर्फ 85% ही हो पाता है, तो उस केस में ये जो बाकी का 5% है वो मैं खरीद लूँगा। मतलब किसी भी हाल में आपका 90% से कम जो है वो मतलब वो किसी भी हाल में आपका 90% से जो कम है वो नहीं होने वाला है। तो ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं अंडर राइटर। तो अगर ऐसा भी कोई आदमी होगा तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बोल देना होता है। फिर ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जो लोग कंपनी का ऑडिटिंग करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि कंपनी का जो अकाउंट्स है क्या वो ठीक भी है कि नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये काम एक सीए करता है। एक सीए जो है वो ये वाला काम करता है, ठीक है। एक सीए बेसिकली ये काम करता है वो। तो अगर आपने कंपनी में एक सीए को अपॉइंट किया हुआ है तो आपको उस सीए के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को बताना होगा। एंड ऑडिट रिपोर्ट्स रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी, मतलब ये कि इसके पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस अर्न किया है, ये चीज़ भी आपको अपने लोगों को बताना होता है। क्यों? क्योंकि भाई लोग आपके कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, एंड अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि कंपनी में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा तो फिर वो पैसा लगाएंगे ही क्यों। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने लोगों को ये बता दें कि हमारे कंपनी ने इतना प्रॉफिट है जो कि अर्न किया हुआ है, एंड इतना प्रॉफिट अर्न करना भी बाकी है। ओके, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे बता देना होता है, ठीक है। सो आज का लेक्चर बहुत छोटा सा ही था, क्योंकि मैं चाहूँ तो अगला जो पार्ट है वो स्टार्ट कर सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि भाई ये जो पार्ट अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर मुझे इस पार्ट को पूरा ही एक्सप्लेन करना होगा। एंड उस केस में जो हमारा अभी कितना हुआ है, अभी मैक्सिमम मतलब यही करीब 35 मिनट के आसपास में है, 33 मिनट है। तो अगर 33 मिनट का वीडियो है तो फिर वो 2 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए मैं आज का लेक्चर को छोटा ही रख रहा हूँ, मैं यहीं पे उसे एंड करता हूँ। एंड हम अगले लेक्चर में जो बाकी का जो हमारा पार्ट है, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली यहीं से पूछे जाने वाले हैं। ये जो पोर्शन है आपका, ये क्योंकि थोड़ा सा मतलब मैं अगर कहूँ तो थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है, इसीलिए आपके लेवल में आपको यहाँ से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि जो टाइप ऑफ कंपनीज हैं ये कितना बड़ा है, तो इसीलिए इसे एक लेक्चर में ही करना होगा। तो इसीलिए मैं इसे कल जो है वो एक
लेक्चर में कर दूंगा। एंड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कल का जो लेक्चर है वो शायद 1 घंटे या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए प्लीज़ उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो चुका है, प्रोस्पेक्टस जो है वो हमारा हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा आता है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है ये हम बाकी के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ,